स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो है आज ये रिएक्शन मैकेनिज्म का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म का जनरल इंट्रोडक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म में किस चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, और हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएजेंट मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर चार्ज कैसे क्रिएट होता है। तो चार्ज को क्रिएट करने के लिए ये हम लोग तीन इफेक्ट देखे थे, जिसमें पहला इफेक्ट आपका था इंडक्टिव इफेक्ट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का ये हमारा पहले का दो वीडियो छूट चुका है तो प्लीज़ आप बैक जा करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पहले जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि चार्ज को क्रिएट करने के लिए ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ऐसे हम पहले के वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी आपको याद दिला दे। इंडक्टिव इफेक्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण एक एटम दूसरे एटम की एक एटम द्वारा कोई दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर लेगा, जिसके कारण उस एटम पर चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। यही इफेक्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा और इस ग्रुप को हम लोग इंडक्टिव ग्रुप बोलते हैं। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका था। इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे किसको, ये चीज बता दिए थे। अब ये समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के और भी सारी कंडीशन क्या हैं, जिसे ध्यान देना है। इंडक्टिव इफेक्ट, चलिए तो चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आज के वीडियो में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट को आज हम लोग डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अंत समय तक वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के बाद आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे आपको बताए थे, एक ग्रुप अगर ए है और दूसरा ग्रुप अगर बी है तो ए का इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन इस प्रकार से होगा। तो इसके वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप और इस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। इसको प्लस आई ग्रुप इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने वाला ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव आई ग्रुप बोलेंगे। और ये कौन सा ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करने वाला, इसलिए इसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। बात क्लियर है। आज हम लोग देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट कौन कौन दर्शाते हैं और किस प्रकार से दर्शाते हैं। आपको ये कह सकते हैं, याद रखना है, ऑल एल्काइल ग्रुप आर शो प्लस आई इफेक्ट। जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे एल्काइल ग्रुप शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इंक्रीजेज देन प्लस आई इफेक्ट also increases. Plus I effect decrease. Plus I effect increases when
number of branch are increases, we moves along the minus I group, then plus I effect are decreases. Next plus I effect plus I effect are affected up to 4 to 5 carbon, 4 to 5 कार्बन। चलिए इस बात को याद रखना है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाने की वजह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएंगे। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ ब्रांच को इंक्रीज करवा दिया जाए। हम लोग माइनस आई ग्रुप के से जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट का जो रिजल्ट होगा वो घटते जाएगा। प्लस आई इफेक्ट आर अफेक्टेड अप टू 4 to 5 कार्बन। प्लस आई इफेक्ट का प्रभाव जो है वो 4 से 5 कार्बन तक ही देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सारे टॉपिक को नोट कर ले, क्योंकि हम इसके बारे में आगे आपको बताने जा रहे हैं। चलिए तो एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एक दिया है CH3, एक है CH3 के साथ CH2, एक है CH3 के साथ CH2, नेक्स्ट है CH3 CH2 के साथ CH2। चलिए ये सभी एल्काइल ग्रुप हैं। अगर बोले कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में आप इसे अरेंज करें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करवाने से प्लस आई इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो भी क्या करता है जी, इंक्रीज करता है। तो बोलिए यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। तो बात क्लियर हो रही है। 4 कार्बन यहाँ पे है तो 4 कार्बन में मतलब 4 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। किसको से? 3 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। बात क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा इसका होगा, अगर ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा इसका होगा। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1। दैट मीन्स मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट इन दिस ग्रुप एंड मिनिमम प्लस आई इफेक्ट इन दिस ग्रुप। ये बात क्लियर हुआ। नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करवाने से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ब्रांच को इंक्रीज करवाने से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। जैसे सपोज एक हमारा ये CH3 के साथ CH2 है, ये तुम्हारा मान के चले कि 3 हो गया, CH2 है। यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या 5 नहीं बल्कि 6 है। चलिए हम यहाँ 5 कार्बन हो गया, 1 2 और 3 इधर 5 कार्बन है। इसका दूसरा बनाते हैं स्ट्रक्चर CH3CH2। चलिए हम ये 2 लेते हैं, एक CH के साथ CH3 कर दिए और एक CH3 कर दिए। तो इसको CH2 करना होगा। 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो जाता है। और चलिए तो एक घटाते हैं, ऐसा है। एक और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनेगा CH3C, इधर हो जाएगा, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं, CH2, ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है CH3, ये ऐसा। हम लोग देख रहे होंगे इस ग्रुप में, इस मॉलिक्यूल में, इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई भी ब्रांच नहीं है। इसमें हमारा एक ब्रांच है।
इसमें हमारा 2 ब्रांच है। ये तो आपका पीसीसी हो गया, पेरेंट कार्बन चेन, ये आपका 2 ब्रांच है, ये इसको में पीसीसी ये पूरा हो जाएगा, ये आपका पेरेंट कार्बन चेन है, इसको में पूरा का पूरा पेरेंट कार्बन चेन है, यानी किसी भी प्रकार का ब्रांच नहीं है। हम आपको बताएं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है कब, जब ब्रांच की संख्या बढ़ता है। तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे 1 ब्रांच है, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट 2 ब्रांच वाले में लगेगा, यानी यहाँ पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसमें लगेगा। बात क्लियर हुआ। प्लस आई इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो हमेशा इंक्रीज करता है जब नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी याद रखना है, ब्रांच को इंक्रीज करवाने से प्लस आई इफेक्ट जरूर बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक ब्रांच में हमारा 3 कार्बन है, दूसरे में 4 कार्बन है, उस कंपाउंड्स में 4 कार्बन है, कुछ में 5 कार्बन है, वहां पर भी ब्रांच का कंसेप्ट नहीं देखना, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम का कंसेप्ट देखना है। चलिए, तो तीसरा पॉइंट लिखाए थे कि माइनस आई ग्रुप से जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे प्लस आई का प्रभाव जो है वो घटते जाएगा। मान करके चले ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2, ये CH2 के साथ ये मान लेते हैं OH लगा हुआ है। देखिए OH ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इधर सारा का इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला ग्रुप आपका हो जाएगा माइनस आई ग्रुप। अब इसको से जब इसको पर आएंगे तो अगर इसको पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, लेकिन इसको डैश ले लेते हैं, ये डेल्टा प्लस होगा डबल डैश, ये डेल्टा प्लस होगा ट्रिपल डैश। ध्यान देंगे, ये जितना प्लस आई चार्ज इसके ऊपर आएगा, जितना चार्ज इसके ऊपर क्रिएट होगा, इतना चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा। जैसे जैसे इसको से दूर जाएंगे वैसे वैसे चार्ज जो क्रिएट होगा उसका अमाउंट जो है वो घटते जाएगा। जैसे यहाँ से कम चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ से कम चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ से कम चार्ज यहाँ पे आएगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग जैसे जैसे ये माइनस आई ग्रुप से आगे बढ़ते चल जाएंगे वैसे वैसे जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? जी हाँ। चलिए, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में समझे। चलिए, तो नेक्स्ट बातें करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए आप लोग, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ हम प्लस आई इफेक्ट, कुछ माइनस आई इफेक्ट जो होंगे वो हम यहाँ पे बातचीत कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर हम लोग ये रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आया कैसे, रेजोनेंस के बारे में कब हम लोग सोचेंगे, रेजोनेंस होता क्या है, सारा चीज को जानेंगे। आज रेजोनेंस का डिटेल क्लास चलेगा। इस क्लास में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रेजोनेंस। चलिए, तो देखते हैं ये रेजोनेंस क्या होगा। सबसे पहले हम आपको ये बात करते हैं रेजोनेंस होगा क्या, थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर delocalized from one carbon atom to another carbon atom, then
we can write the many number of structure of compounds. This structure is called resonating structure. और canonical structure, and this phenomenon is called रेजोनेंस। तो ये रहा आपका रेजोनेंस का डिफिनेशन। कुछ बातें इसको में कुछ ऐसे भी टर्म्स आ गए हैं जिसका मतलब आप नहीं समझते हैं, जैसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं, बता दे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे हमारा वाटर है H2O, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्डेड है, शेष इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में नहीं है, जो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए, यही इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट होगा पाई बॉन्डेड। तो पाई बॉन्डेड क्या है, जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी है, तो याद रखना होगा जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में ये चीज स्टडी कर चुके होंगे। जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे सिग्मा और पाई वहां भी दोनों है। मतलब पाई बॉन्डेड हमें मिलेगा कहां, जहां पर डबल बॉन्ड या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बात क्लियर, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से परिचित होंगे। तो ये क्या होता है, डीलोकलाइड। बोलिए डीलोकलाइड मतलब, डीलोकलाइड कहने का मतलब हो गया कि वो अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब जिसका कोई काम धंधा नहीं होता है, वो क्या करता है, बस आवारा की तरह एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहता है। ये सभी वही है, फ्री है। तो क्या होगा, डीलोकलाइड होगा, मतलब अपने आप बिना कोई काम धंधा के एक जगह से दूसरे जगह पे आते जाते रहेगा। तो वही लिखे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर डीलोकलाइड होंगे, मतलब स्थानांतरित होते जाएंगे। तो कहता है उसके वजह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कंपाउंड्स का। वो सारा स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने का फिनोमेनन क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो ये रेजोनेंस का डिफिनेशन नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये रेजोनेंस के बाद आया कहां से, जैसे हम बेंजीन के कुछ प्रॉपर्टी को के बारे में आपको समझाते हैं और बताते हैं। जैसे ये बेंजीन है, मालूम होगा बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है। जब इसका स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देखते हैं तो ऐसा बनता है। देखिए ये और ये सब क्या हो गया, कार्बन। सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा इस प्रकार से। ये हमारा जुड़ा हुआ कौन हो गया, हाइड्रोजन। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। हम लोग देख रहे हैं कि ये बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर आगे यहाँ सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड।
मतलब कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में 6 ऐसे पोजीशन है जहां पे 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली 2 बातों को बताते हैं जिससे कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे पहला बात, मान लेते हैं CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर भी हमारा कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। मान लेते हैं इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये रिएक्शन होता है, वो भी कौन सा रिएक्शन होता है जी, ये आपका एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बोलने का मतलब कि एक हाइड्रोजन जा करके वो इसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन जा करके इसके साथ जुड़ेगा, कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो CH3CH2 के साथ Cl आ जाएगा। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन हुआ, किंतु अगर यही HCl का रिएक्शन जा करके इसके ऊपर करवाते हैं तो यह रिएक्शन नहीं करता है। यह रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जब डाले तो रिएक्शन नहीं किया। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये रिएक्शन जरूर करता, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब है कि वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक बात जो प्रैक्टिकली बताए, इस बात को समझे। इस बात से यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो आखिर क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। दूसरा चीज क्या किया गया, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो गया, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो गया, ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये अप्रोक्स 1.38 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होता है। सॉरी, ये 1.48 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ये आपका 1.38 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ये बॉन्ड लेंथ होता है। जहाँ डबल बॉन्ड वहां पे ये बॉन्ड लेंथ, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ। तो क्या यहाँ पे होना चाहिए बॉन्ड लेंथ, क्या 1.48 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे होना चाहिए 1.38 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये दोनों जगह पे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। ये दोनों जगह पे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। तो आखिर ये बॉन्ड लेंथ है कितना? तो कहता है कि यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। लेकिन बेंजीन में प्रैक्टिकली देखा गया तो हर जगह पे बॉन्ड लेंथ सेम मिला। बॉन्ड लेंथ सेम कितना मिलता है? बेंजीन में सभी बॉन्ड का लेंथ जो है 1.42 एंगस्ट्रॉम है, जो 1.38 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा और 1.48 एंगस्ट्रॉम से कम। कह सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड के लिए है, ये डबल बॉन्ड के लिए है, तो ये नहीं है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये नहीं है मतलब डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो आखिर बेंजीन में है क्या? तो यही सब कारणों से ये रेजोनेंस का कंसेप्ट डेवलप हुआ। बात समझ में आ गया? ये रेजोनेंस का कंसेप्ट डेवलप हुआ और लोग रेजोनेंस के बारे में, इसके बारे में लोग सोचे, सोचने के बाद इसके बारे में डिटेल देखा गया। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस बना सकता है? जी नहीं, आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बना सकता है, बल्कि मॉलिक्यूल के पास एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, एक स्पेशल केसेस होनी चाहिए। उसी केसेस में वो रेजोनेंस बनाएगा। अगर वह केस नहीं होगा तो वो रेजोनेंस नहीं बनाएगा। जैसे कौन कौन सा केसेस होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। कहाँ रेजोनेंस बनेगा? जैसे रेजोनेंस कहाँ बनेगा? पहला केस होना चाहिए ए डबल बॉन्ड बी एंड सी को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट पोजीशन। सी को बोलते हैं कंजुगेट पोजीशन। ए डबल बॉन्ड बी और सी जो कंजुगेट पोजीशन है, इसके पास होगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
अगर ए डबल बॉन्ड बी और सी के पास लॉन पेयर, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव, निगेटिव, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों में ये सभी में से कोई भी केसेस आते हैं तो रेजोनेंस के बारे में आप सोचेंगे। दूसरा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी जे कंजुगेट पोजीशन, सी के पास क्या होना चाहिए जी, सी के पास होना चाहिए लॉन पेयर, सी के पास होना चाहिए पॉजिटिव फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और कोई केसेस होनी चाहिए, यस एक और केस है, ए के पास पॉजिटिव और बी के पास निगेटिव। तो ये तीन ऐसे केसेस आते हैं जहां पर आपका रेजोनेंस बनता है। अब ये तीनों केसेस के हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये देख सकेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ बना। जैसे ये फर्स्ट केस को ले रहे हैं, फर्स्ट केस हमारा आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लेते हैं कि इसके साथ हम लगा दिए OH। आप देख रहे हैं A डबल बॉन्ड B, C हमारा है कौन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास मालूम होगा कि दो बॉन्ड इधर बना चुका है, इसके बावजूद भी इसके पास दो पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब A डबल बॉन्ड B and C have a lone pair, that means it's formed a resonance। Second example, CH2 A डबल बॉन्ड B, CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये फिर क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल। सपोज CH2 इसके पास आ गया क्या, फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस बनेगा। तीसरा आप सोचेंगे CH2 डबल बॉन्ड हो, CH है और ये CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज हो। चौथे कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 के पास क्या हो, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। पांचवा कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH हो और C के साथ क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब की बार हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं CH2। छठे केसेस CH2 CH, ये C, कोई ऐसा हो जो C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो, तो कार्बन भी है, और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को लेते हैं तो ये भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो चलिए ये 6 केसेस हम लोग लिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, ये 6 केस में रेजोनेंस बनेगा। ये 7वां केस, अब यहाँ से आ जाते हैं, तो C हमारा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C ले लेते हैं। C के साथ यहाँ पे A ट्रिपल बॉन्ड B तो है, C हैव ए लॉन पेयर, मतलब NH2 भी हो सकता है, कार्बन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी ग्रुप को लेना है जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर SH भी ले सकते थे। चलिए CH ट्रिपल बॉन्ड C होगा। अब और क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल वाला केस, CH2 के पास फ्री रेडिकल। 9वें केसेस CH ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, और क्या होना चाहिए, CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज। 10वां CH ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए अगर हम यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड लेते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला ये केस है, ये आपको आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम ये डबल बॉन्ड वाला को नहीं लेते हैं, बस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले को ले लेते हैं, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। ये केस में रेजोनेंस बना। अब चौथे केस यानी लास्ट आपका जो बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, या यहाँ पे निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। तो ये 11 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे। ये सारे केसेस को नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग ये सीखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी केसेस की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट केसेस हमारा था, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ यू कैन ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए कुछ रूल्स को हैं जिसको आप याद रखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केसेस है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ OH है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट
हमेशा हायर से लोअर की ओर होता है, मतलब हायर इलेक्ट्रॉन से लोअर इलेक्ट्रॉन की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। हम लोग को कुछ और भी कंडीशन को याद रखने हैं, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते समय कभी भी कार्बन के बॉन्ड पांच नहीं होनी चाहिए। जैसे होगा क्या, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन की बॉन्ड की जो संख्या है पहले से 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3 और एक ऑक्सीजन के साथ 4 हो चुका था। ये जैसे ही एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी बॉन्ड हो जाएगा 5। तो जैसे ही ये वाला यहाँ पे आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट इधर हो जाएगा, मतलब अब आपका हो जाएगा CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज, ये CH, ये अब हो जाएगा डबल बॉन्ड OH। ध्यान देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑक्सीजन जो है ये तो डबल बॉन्ड ही बनाता है जी, ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना है कोई भी एटम एक्सेप्ट कार्बन, कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते समय कार्बन को छोड़ करके बाकी सभी एटम उससे एक बॉन्ड ज्यादा बना सकता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे अगर H+ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करके और ये H3O+ भी बनाता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड नहीं बल्कि कितना बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन है ये Na3 बनाता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर H+ इसके कांटेक्ट में आया तो एक बॉन्ड इसके साथ बना करके ये NH4+ बना देता है। मतलब ये जितना बॉन्ड होना चाहिए उससे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना सकता है। तो हम लोग देखें ये फर्स्ट केस को किस प्रकार से इससे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब दूसरा केस हम लोग इसकी बात करते हैं। दूसरे में क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ CH2 के साथ फ्री रेडिकल है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जा करके यहाँ पे होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होकर के आधा इलेक्ट्रॉन जा करके इधर बॉन्ड बना देगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, ये फ्री रेडिकल हो गया, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये हमारा दूसरा केसेस हो गए। तीसरा केसेस में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा ध्यान देना है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH हो गया डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। अब नेक्स्ट अगर निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इसको में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, ये CH2 के साथ ये ऐसा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुआ ये CH2 के ऊपर आ गया कैसा चार्ज, निगेटिव, क्यों, इलेक्ट्रॉन लिया, ये CH, ये अब हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से निगेटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे ये चौथे कंडीशन था। पांचवा कंडीशन हम इसको ले रहे हैं, तो ये हमारा पांचवा था CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में सेम है या नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन इधर है उतना इलेक्ट्रॉन इधर है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, आधा आधा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये आपको बना देगा CH2 होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल, CH ये भी ऐसे फ्री रेडिकल होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, CH2 ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में इस प्रकार से मिल जाएंगे और मिल करके ये बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH फ्री रेडिकल। तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड हमारा 3 है,
बॉन्ड हमारा 3 है, तो इस केस में ये वाला जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, हमारा हो जाएगा। आगे भी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग किस प्रकार से ड्रा करेंगे। अगर आपको इस बात को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके जरूर सेंड करें, जिससे हम पुनः आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर सके, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये 5 जो रूल बताए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए, ये सभी रूल को आप नोट कर ले। चलिए ठीक, नोट हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। चलिए ये हो गया, ये और यहाँ रह गया OH के ऑक्सीजन के पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। देखिए A डबल बॉन्ड B और C के पास लॉन पेयर। अगर हम लोग सिर्फ इतना सा को देखते हैं, ये वाला को देखिए, क्या रेजोनेंस का कंडीशन में है? जी सर है। A डबल बॉन्ड B और C के पास लॉन पेयर, मतलब रेजोनेंस है। अब जब रेजोनेंस है तो ये वाला यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। अब ये भी बात बताए, ये इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट करेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो है ना यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज में। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो ड्रा होगा, देखिए जिस और कोई चेंजेस नहीं होगा पहले उसको ड्रा करेंगे। इधर कोई चेंज हुआ जी नहीं सर, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर पहले ड्रा करेंगे। अब चेंज हुआ कहाँ, OH जो सिंगल बॉन्ड है इसमें भी चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या, ये जो OH और ये कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था ये बॉन्ड हो गया डबल। यहाँ पर आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, एक पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या हुआ, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। ये डबल बॉन्ड OH हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये जो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसको भी पहले ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे चेंज हुआ जी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यानी निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है ये वाला जाकर के यहाँ पे बना देगा और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। मतलब अगला जो इसका स्ट्रक्चर ड्रा होने वाला है ये आपका होगा, ये आपका होगा क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ OH पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया निगेटिव के साथ एक पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट केस में ये होगा, अगले केस में ये हो जाएगा। चलिए तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं इस ओर। यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हुआ, यहाँ OH हो गया। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फिर से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 बना, यानी फिनॉल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान देना है कि हम लोग इसके लिए एक चीज और बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए तो आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हम देते हैं, मान करके चलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ना एक प्रकार का बोलिए तो फैसला है। किसके बीच में फैसला, ये पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉमन रिजल्ट हमें देना है, कॉमन रिजल्ट यानी तीन सभी का फैसला देना है। तो देख रहे हैं कि ये बोला कि ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं, ये बोला चार्ज है, ये बोला चार्ज है, ये बोला चार्ज है, ये बोला कोई चार्ज नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन पर कोई चार्ज होगा, यस ऑक्सीजन पर चार्ज होगा। ये तीनों कह रहा है कि चार्ज होगा, ये दोनों कह रहा है चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज देंगे भी और नहीं भी देंगे, क्या ऐसा हो सकता है, देंगे भी और नहीं देंगे, एकदम हो सकता है हम लोग डेल्टा प्लस देंगे। डेल्टा का मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, जो चार्ज है भी और नहीं भी है। चलिए तो आगे देखते हैं कि इस पोजीशन पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, कहीं पर और कोई चार्ज नहीं तो डेल्टा निगेटिव देंगे। यहाँ पर भी निगेटिव आया, डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव।
और अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड हर जगह पे है, इसलिए हर जगह पे हम लोग पार्शियली डबल बॉन्ड देंगे। ये जो आपका बन गया वो क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। तो ये समझ में आ गया आपको आखिर किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। आपको हम एक वर्क करने के लिए दे देते हैं, इसको आप लोग फटाफट बना करके और दिखा दे। जल्दी से आप इसको बनाइए और बना करके दिखा दीजिए। एक और दे देते हैं, चलिए डायरेक्शन चेंज। ये CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ये डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ये डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर होगा। एक और दे देते हैं, CH2। चलिए आपका होमवर्क रहेगा ये तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। बना करके व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है 7870621398, इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। हम आपको चेक करके और बताएंगे, और कमेंट में जरूर कीजिए क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। चलिए, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का कुछ रूल्स हो गए, कुछ मेथड हो गए जो आप सीखे। अब हम लोग ये समझते हैं कि रेजोनेंस तो पढ़ लिए, लेकिन रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या होगा, यानी बोले तो यूज इसका क्या करेंगे। तो हम लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के वजह से हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में जान सकते हैं। कहता है वह मॉलिक्यूल या वह कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जो रेजोनेंस बनाता है। यानी यहाँ पे हम लोग पहला एप्लीकेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को निकालने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स will be formed resonance, will be formed resonance, then molecule be more stable। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस बनाएगा तो वह मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। दूसरा, स्टेबिलिटी में हम लोग पहला चीज चेक करेंगे। मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस बना रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, तो ज्यादा स्टेबल वह मॉलिक्यूल होगा जो रेजोनेंस बनाएगा। बट अगर ऐसा केसेस आ जाए कि दोनों मॉलिक्यूल रेजोनेंस बनाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस केस में कर सकते हैं द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज maximum, then molecule will be more stable। तो स्टेबिलिटी को पता करने का ये दो रूल होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस बना रहा है तो वह मॉलिक्यूल नहीं बनाने वाला मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों मॉलिक्यूल रेजोनेंस बनाता है तो वह मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसको में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। जैसे ये मान लेते हैं CH3 है, CH2 के साथ फंक्शनल ग्रुप दे दिए OH। दूसरा है CH3 CH2 के साथ फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के साथ H। अब ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों होगा, यहाँ पे रेजोनेंस बनने का कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा A डबल बॉन्ड B एंड C के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पार्ट जो है वो रेजोनेंस वाला पार्ट है, मतलब इसके वजह से ये रेजोनेंस बनाएगा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल ये होगा। अगर कह दे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी है हमारा और ये फिनॉल है OH। अब ये
इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों, ये भी रेजोनेंस बनाया, ये भी रेजोनेंस बनाया, लेकिन कंडीशन क्या है, इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इसका कम होगा। चलिए, तो पहले हम लोग स्टेबिलिटी को निकालने के लिए रेजोनेंस का यूज करते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा वह मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा, यानी मोर स्टेबल मॉलिक्यूल इज ए लेस रिएक्टिव बट लेस स्टेबल मॉलिक्यूल इज ए मोर रिएक्टिव। मतलब अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस बनाएगा वो लेस रिएक्टिव होगा, और जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं बनाएगा वो मोर रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्टिविटी को निकालना है तो द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम देन मॉलिक्यूल विल बी लेस रिएक्टिव। तो पहला एप्लीकेशन आपका रेजोनेंस का हो गया स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है कि मॉलिक्यूल विल बी फाउंड रेजोनेंस देन मॉलिक्यूल लेस reactive. The number of resonating structure is maximum, then molecule will be less reactive. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने के कारण भी मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा, और रेजोनेंस बनाने के कारण भी लेस रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो हमारा ज्यादा जो रिएक्टिव है वो ये होगा, इसको से ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। चलिए, तो ये आज रेजोनेंस का कंसेप्ट रहा। अगले क्लास में हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला वीडियो देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक छोड़ दिया जाता है। चलिए, ठीक है।